Hello students. Myself Himanshu Mishra and I am your new physics teacher appointed in your school. Today we are going to start the physics of class 12 standard, and first of all we will discuss the portions which we have to study in class 12 standard, and further we will move the first chapter which is electric field and charges. Okay, so first I will mention the portions, that means portions which are given in syllabus of class 12 standard. Then we will start chapter. Okay students, now you can see there are four portions are mentioned in syllabus. First one is electromagnetic theory, second one is optics, and third one is modern physics, and fourth one is electronics. Some physicists and some teachers include the electronics in modern physics portion, but I separate them and make them in separate portions. That means modern physics is other part and electronics is other part. First of all, we will discuss the electromagnetic theory, the chapters starting from very first unit, electromagnetic theory, which is electrostatics, then optics, then modern physics, then electronics. We are going to start this unit, that is why I am not going through this portion. First of all, I will introduce this optics and modern physics and electronics, then as we are going to start this unit, that is why it will later on. Okay, now what is the optics? आपकी optics क्या है? आपने इसे क्लास 10 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के नाम से. तो जहां भी लाइट से रिलेटेड कोई फिनोमिना आप स्टडी करते हैं वो ऑप्टिक्स बोली जाती है. ठीक है, फिर आपकी मॉडर्न फिजिक्स क्या है? मॉडर्न फिजिक्स, एज यू थिंक अबाउट द वर्ड मॉडर्न, जैसा कि आप मॉडर्न शब्द के बारे में सोचते हैं वैसा ही है. मॉडर्न जो भी नई फिजिक्स आ रही है उनको मॉडर्न फिजिक्स में इंक्लूड किया जा सकता है. ओके, अब बात ये आती है कि मॉडर्निटी कब से इसमें माना जा रहा है. ये 19th सेंचुरी के शुरुआत से या 19th सेंचुरी 1920 1930 के बाद जो फिजिक्स में आविष्कार हुए या जो भी थियरीज आई उनको मॉडर्न फिजिक्स में माना जा सकता है. हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स भी मॉडर्न फिजिक्स का एक हिस्सा बन सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक तरीके से जो ओरिजिन है वो 1950 के आसपास है. बट चूंकि हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ अ ग्रेट रोल, बिकॉज हम मोबाइल, टीवी और आजकल के एलईडी बल्ब्स यूज जो कर रहे हैं सब इलेक्ट्रॉनिक्स से देन है. दैट इज़ वाई मैंने इसको सेपरेट पार्ट में रखा हुआ है. ओके, तो चलिए, ये आपके 3 पोर्शंस जो आपको पढ़ने हैं, 4 पोर्शन, उसमें 3 के बारे में मैंने बात की, छोटी बात की. जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो डिटेल में बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा. फिलहाल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी की बात शुरुआत करेंगे आज से. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है क्या? इट इज द स्टडी अबाउट द चार्ज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी इज द स्टडी अबाउट अ चार्ज. अब चार्ज को हम अलग अलग कंडीशन पे रखते हैं. पहले हम चार्ज को स्टेशनरी, दैट मीन्स जीरो वेलोसिटी या फिक्स पोजीशन पे रखते हैं, तो उसकी फिनोमिना को स्टडी करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं. फिर हम चार्ज को मूव कराते हैं और जैसे ही चार्ज मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट कैरी करता है, इस बिहेवियर को हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स का नाम देते हैं. फिर जब हम करंट को देखते हैं कि जब वो मूव करता है, तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा बायो सावर्ट लॉ, और जिसमें आपने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी करंट का मैग्नेटिक बिहेवियर भी होता है. तो ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पार्ट है जिसे मैग्नेटिज्म भी बोला जा सकता है. फिर अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड, जब तक करंट के द्वारा जो प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड है स्टेशनरी है, फिक्स्ड है, तब तक तो मैग्नेटोस्टैटिक्स है. लेकिन अगर ये टाइम के साथ वैरी करने लगे तो मैग्नेटोडायनामिक्स है. फिर हम इसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ते हैं. फिर आता है आपका अल्टरनेटिंग करंट और ईएमडब्ल्यू. इन सारी चीज़ों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के अंतर्गत पढ़ते हैं. ये अगर एनसीईआरटी सिलेबस की बात करें तो एनसीईआरटी की 2 बुक्स हैं जिसमें सिर्फ एक पार्ट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी होती है, दूसरी पार्ट ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है. ठीक है, तो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट 35 नंबर्स का इसका वेटेज होता है, 35 नंबर्स का. दैट इज़ वाई हमें बहुत ध्यान से और बहुत केयरफुली इसे पढ़ने की ज़रूरत है. चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन स्टार्ट करना है. और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन में 2 यूनिट आपके कंसीडर किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस पहला यूनिट है, दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस.
इन दोनों यूनिट का या कह सकते हैं इन दोनों को यूनिट को लेके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन बोला जाता है, और इसका बोर्ड्स में 7 मार्क्स का वेटेज होता है। आपके 7 मार्क्स का इसमें वेटेज होता है आप जब बोर्ड्स लेवल की बात करेंगे, और फिर IIT JEE में और नीट लेवल में भी इसकी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई इसको हमें बहुत केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, उससे पहले हम लोग तब ये समझ पाएंगे जब हम चार्ज को समझेंगे। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट के बारे में, दैट मीन्स हमारा पहला यूनिट यहीं से स्टार्ट होता है। अगर हम एक बार चार्ज को समझ लेते हैं देन वी विल एबल टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ओके, तो आप अपने बुक पे कॉपी पे फर्स्ट यूनिट मेंशन करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। एंड हम लोग जो स्टार्ट करेंगे पोर्शन या टॉपिक वो होगा हमारा पहला ही चार्ज। चलिए, तो व्हाट इज द चार्ज। हम अपने डेली लाइफ में या बचपन के दिनों में छोटे थे जब हम लोग, तो एक्सपेरिमेंट करते थे और हम अपने बाल में, सूखे बाल में पेन को या कंघे को रब करते थे। देन हम देखते थे कि वो छोटे पीसेस ऑफ पेपर को उठाने में उस क्या हो जाता था, कैपेबल हो जाता था। तो ये जो प्रॉपर्टी आई पेन या किसी भी इस तरीके के मटेरियल पे, इस प्रॉपर्टी को चार्ज का नाम दिया गया। इसको नाम दिया थेल्स ने, फिर बाद में इसके अलग अलग लोगों ने इसकी स्टडी की, और फिर बाद में टाइप्स ऑफ द चार्जेस, मतलब चार्ज की वैरायटी के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। तो सबसे पहले चार्ज का कॉन्सेप्ट थेल्स ने रखा था लगभग 1000 BC के आसपास। उसके बाद इसको और अच्छे से डिफाइन किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फिर बाद में जब एटॉमिक थियरीज आई तो चार्जेस के बारे में और पिक्चर क्लियर हुआ, लेकिन इन लोग का भी रोल था इन सब चीज़ों में। दैट इज़ वाई हम यहाँ पर नाम जरूर लिखेंगे। तो सबसे पहले चार्ज क्या है, डेफिनेशन हमें समझने की जरूरत है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चार्ज क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से चार्ज क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, दूसरे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो चार्ज इज the property of an object by virtue of which it attracts small objects or small pieces of paper। ओके, तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट्स स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। तो चार्ज के बारे में आपका फंडा क्लियर हुआ। अब बेटे चार्ज आपकी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, यानी ऑब्जेक्ट है तो दे विल हैव सम मास, तो उसके पास क्या होगा, कुछ मास होना चाहिए। अच्छा, मास होगा तो एक बात हमें यहाँ से और क्लियर होना चाहिए कि विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। यानी अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई क्या है, मास नहीं है, तो वहाँ पे चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अभी आप आगे चल के जब पढ़ेंगे, फोटोन का नाम सुनेंगे, तो फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास मास नहीं है। दैट इज वाई दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज। ओके, तो चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय द डेफिनेशन। आप जो डेफिनेशन यहाँ पर देख रहे हो उससे ही आप ये कंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी कुछ क्या होगी, मास जरूर होनी चाहिए। तो ये चार्ज की डेफिनेशन हुई आपकी। और इसका एग्जाम्पल आप ये भी दे सकते हैं कि व्हेन वी रब द कॉम्ब और पेन इन आवर ड्राई हेयर, देन pen becomes charged and it becomes capable to pull the paper or small objects like this। okay, इसका एग्जांपल ये हो गया। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ द चार्ज की। ओके, तो टाइप्स ऑफ द चार्ज क्या होता है बच्चे। आप देखिए कि अगर आप एक पेन को क्या करें, ड्राई हेयर में रब करें तो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है,
बट अगर आप सेम एक्सपेरिमेंट या यू टेक 2 पेन्स एंड रब इन द हेयर्स ड्राई हेयर एंड आप उसको पास में ले आए तो देखेंगे कि उनके बीच में रिपल्शन होगा। तो अगर एक पेन क्या कर रहा है, कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और वहीं दूसरे पेन को उस तरीके से रिपल कर रहा है, तो यहाँ पे अगर चार्ज की कुछ अगर क्या है डिससिमिलरिटी है, क्योंकि यहाँ पे अलग बिहेवियर आप देख रहे हो ना कि पेपर के साथ अलग बिहेवियर और अपने ही एक जैसे मटेरियल पेन के साथ उसका अलग बिहेवियर। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि चार्ज के क्या है टाइप्स हैं, और टाइप्स आप देखेंगे तो 2 ही होगा, मतलब 2 तरीके का आपका बिहेवियर ये शो करेगा। तो टाइप्स ऑफ द चार्ज आपके 2 होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द चार्ज। First one is positive and second one is negative charge. आपने क्लास 10th में जरूर सुना होगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में, ठीक है। चलिए, तो इसको किसने डिवाइड किया था, किसने कैटेगराइज किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कोई बहुत खास वजह न दे के ये देखा उन्होंने कि चार्जेस की 2 वेराइटीज हैं, तो उन्होंने बस एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बोल दिया। और उन्होंने किसी मतलब अच्छाई या बुराई को देख के नहीं कि पॉजिटिव चार्ज इज अ गुड चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज अ बैड चार्ज, ये देख कर नहीं बोला, बस उन्होंने वेराइटीज था तो बस उन्होंने एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव दिया। ओके, तो ये बात हमको समझ में आई। इसको डिवाइड किया था, यहाँ पे जरूर लिख लीजिएगा कि नोट करके कि चार्जेस की वैरायटी का कॉन्सेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ द चार्ज is given by Benjamin Franklin. ओके, अब हम जैसा कि आपसे बोले थे कि वंस वी अंडरस्टैंड द चार्ज देन वी विल एबल टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देन हम अब ये बात करते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर हम आते हैं चार्ज से आगे कैरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बेटे चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप लेंथ को L से और मास को M से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे चार्ज को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल Q और स्मॉल q के फॉर्म में। जैसा जरूरत होगा वैसा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल Q और स्मॉल q इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चार्ज। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है, यहाँ पे हमने एक चार्ज पुट कर दिया, और अब हम क्या करें, इसके अराउंड हम स्टडी करें कि ये दूसरे चार्ज पर कैसा बिहेव करेगा, या दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, और साथ में रहेगा तो कुछ एनर्जी के साथ रहेगा, और मतलब तमाम आप जो फिनोमेना स्टडी करेंगे, बट चार्ज आपका इस दौरान क्या रहे, स्टैटिक रहे। क्या रहे, स्टैटिक। तो ऐसे स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रो का रिलेशन जो होता है वो चार्ज से होता है, और स्टैटिक्स आप 11th स्टैंडर्ड में जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो स्टैटिक्स और डायनामिक्स पढ़ते हैं, जब आप लॉज ऑफ मोशन या मोशन यूनिट पढ़ते हैं। तो स्टैटिक्स का मतलब है कि स्टडी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रोक के अगर उसकी स्टडी करते हैं, दैट मीन्स उसके फिनोमिना तब पढ़ते हैं जब वो स्टेशनरी पोजीशन में है, तो ऐसे स्टडी को हम स्टैटिक्स का नाम देते हैं। बट हियर द ऑब्जेक्ट इज चार्ज, दैट इज व्हाई वी से दैट इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ द चार्ज व्हेन इट इज इन स्टेशनरी पोजीशन। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा डेफिनेशन, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है आपके वाइवा एग्जाम में कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो लिखेंगे इट इज द स्टडी ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग, इट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द चार्ज when it is in stationary condition। ओके, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। जब चार्ज की वेलोसिटी 0 हो, दैट मीन्स स्टेशनरी हो,
तब अगर आप उसकी स्टडी करते हो तो उस स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं बच्चे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि इसमें 2 यूनिट्स कंसीडर किए गए हैं, पहला और दूसरा यूनिट, उसको मैंने अभी आपको बताया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग समझ लिए, चार्ज को हमने समझा, टाइप्स ऑफ द चार्ज को समझा। अब टाइप्स ऑफ चार्ज में ही आगे चलेंगे। अभी तक तो हमने ये बात की कि 16वीं सेंचुरी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस को डिवाइड किया। जब फर्दर स्टडी किया गया, हमने मॉलिक्यूल्स को समझा, फिर एटम्स को समझा, और एटम के अंदर जब गए तो हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ऐसे पार्टिकल्स को भी देखे। देन हमें ये इन्फॉर्म होता है, मतलब जब हम एटॉमिक थियरीज को देखते हैं तो अब तब भी हमें पता लगता है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव सम चार्जेस एंड one is positively charged and another one is negatively charged। तो एटॉमिक थियरी या मॉडर्न थियरी भी चार्जेस की वेराइटीज को 2 पार्ट में ही देखती हैं, 2 तरीके से ही देखती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का, इसको कैरी करते हुए उन्होंने क्या बोल दिया कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज दिया गया, और आपका वही न्यूट्रॉन न्यूट्रल बोला जाता है। तो यहीं पर आप लिखिएगा, in modern theory types of in modern theory there are 2 types of charges also। okay, तो मॉडर्न थियरी में भी 2 तरीके की चार्ज की कंसिडरेशन है, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज अनदर वन इज नेगेटिव, बट द कैरियर इज प्रोटॉन फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन फॉर द नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन विच इज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिव चार्ज। ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव को हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज। ओके, तो मॉडर्न थियरी से भी हमें ये कंफर्म होता है कि चार्जेस आर 2 टाइप्स। तो ये बात जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी वो बात सही है। दैट इज वाई हम बुक्स में भी उनका नाम देखते हैं। जो थियरीज फेल होती हैं और जिनकी हमें लगता है कि नहीं उनकी फेल्योर से हम सीख सकते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं, या जिनकी बातों ने कुछ इम्पैक्ट डाला कि नहीं ये बातें ऐसे हो सकती हैं, और जब आगे चल के स्टडी की जाती है और पता लगता है कि नहीं वास्तव में सही बात है, तब भी हम उनका नाम बुक्स में देखते हैं। जो एकदम फेल थियरी होती है, जिसका कोई फिजिकल आउटपुट नहीं होता, जिसका कोई मतलब नहीं होता, ऐसी थियरीज को हम बुक्स में नहीं देखते। कभी कभी हम फेल्योर्स भी पढ़ते हैं, तो वो फेल्योर्स इसीलिए पढ़ते हैं कि हम उससे कुछ सीखें, उससे कुछ कंक्लूड करें, या वो एक थियरी ऐसी है जो कुछ रास्ता देती है नए थियरीज को समझने के लिए। तो ये टाइप्स ऑफ द चार्जेस हो गई। अब यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द चार्ज? तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा 11th में, एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, एसआई यूनिट्स होते हैं। तो एसआई यूनिट में SI unit of charge is coulomb। ओके, इसे C से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हम लोग लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं, तो सिंबॉलिकली। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। हमें चार्ज को मेजर करना पड़ेगा, तो चार्ज को मेजर करते हैं। SI यूनिट आपने सुना होगा क्लास 11th स्टैंडर्ड में कि SI यूनिट जो होता है चार्ज का होता है, कूलम होता है। तो SI यूनिट आपने 11th में पढ़ा होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। तो उसके अंतर्गत चार्ज को कूलम यूनिट दी जाती है। अच्छा, इसकी CGS यूनिट भी होती है, CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम। ओके, CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? स्टेट कूलम होती है। और कूलम और स्टेट कूलम में आप रिलेशन लिख सकते हैं कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ये इनके बीच में पावर्स का रिलेशन, मतलब वैल्यूज में रिलेशन है। अच्छा,
ये आपका यूनिट है। एक यूनिट और है जिसे हम कह सकते हैं, अच्छा इनको कभी कभी स्टेट कूलम आप बुक्स में पढ़ेंगे, स्टेट कूलम को ESU के नाम से भी लिखा रहता है कि ESU, तो क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट बोला जाता है, जो कि आप जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत या स्टडी जो हुई थी वो बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे CGS यूनिट में की जाती है, दैट इज वाई इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये यूनिट ऑफ चार्ज रही। एक यूनिट और है जिसे कूलम के नाम से जाना जाता है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोला जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज ये होता है आपका एबकूलम। क्या होता है? एबकूलम, ABCOULOMB। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। जैसे आपने SI यूनिट पढ़ा, CGS यूनिट पढ़ा, ऐसे ये एक यूनिट है। इसमें क्या रिलेशन होता है? 1 एबकूलम इज इक्वल टू 10 कूलम। तो ये आपके SI यूनिट कूलम के साथ इसका रिलेशन है। ओके, तो ये रही बात चार्ज की। अब चार्ज बेटे आपकी कैसी क्वांटिटी है? चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पे आप लिखेंगे कि ऐसे पॉइंट्स बना के, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब ये यहाँ पे एक नोट करेंगे हम लोग, एक बात समझेंगे कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, मतलब चार्ज कैसे होता है, या चार्जेस का जो हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं उनमें से कौन सा ट्रांसफ़र होता है। अब आपने ये पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, या जब भी आपने एटम्स के बारे में पढ़ा होगा कि हमारे एटम का एक क्या होता है? कोर रीजन होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें आपके प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं? एग्जिस्ट करती हैं, और न्यूट्रॉन्स होती हैं, और उसके चारों तरफ एक डेफिनिट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्रोटॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस। प्रोटॉन को न्यूक्लियस से निकालना थोड़ा टफ काम है, मुश्किल काम है, बट वी कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजिली। इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करना चाह रहे हैं, उस पर चार्ज लाना चाह रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का सहारा लेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा कि सोडियम की जो एटॉमिक नंबर होती है वो 11 होती है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे होती है 281। तो अगर हम इस थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो कहते हैं कि सोडियम पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है किसी भी एटम या किसी भी सब्सटेंस से, तो वो आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, यानी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन शोज द पॉजिटिव नेचर। अगर किसी सब्सटेंस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो वो पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा। वहीं अगर हम बात करें Cl की, तो NaCl का आपने बॉन्डिंग पढ़ा होगा, तो Cl पर नेगेटिव चार्ज आता है, बिकॉज वो सोडियम के इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रैब करता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन को लेता है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज हम लोग शो करते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी सब्सटेंस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस देखेंगे, एक्सेस मतलब जरूरत से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन आपको वहाँ पे दिख रही है, तो वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि हम किसी भी बॉडी को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट टू अनदर और अनदर टू इट। किसी भी बॉडी से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे ऑब्जेक्ट को दे दें तो उसको पॉजिटिव बना लेंगे, और अगर उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? कहीं से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे हैं, देन इट विल बी नेगेटिव चार्ज। तो मॉडर्न थियरी में अगर हमें चार्ज क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज बनाना है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का सहारा लेते हैं। तो नोट में लिखिएगा, इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट हालांकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पे आपको परेशान होने की नहीं दे रहा जरूरत है। इन कॉन्सेप्ट चार्जिंग of a body is supposed by transferring
of electrons, okay, if electrons, ऐसे लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल हो गया, मतलब सिंबल्स में ऐसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सिस on an object, then it becomes negative charge. तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। वहीं अगर हम क्या करें, आप इसको लिख लीजिएगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन को क्या करें, रिमूव कर लें, and if electrons are in deficient, मतलब कमी में है, on an object, then it becomes positively charged। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कैसे ऑब्जेक्ट को किया जा सकता है, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स बेटे अगर आपके एक्सिस में होंगे उतने आपकी नेगेटिवली चार्ज होगी। जैसे बॉडी को मैंने क्या किया, ए कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने Ne इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करा दिया, अब इस पर Ne इलेक्ट्रॉन जाके एक्सिस में हो गया, तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो आ जाएगा N माइनस, दैट मीन्स इतने माइनस चार्जेस आएंगे। ठीक है, जैसे सोडियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया था, तो वह नेगेटिव आयन हुआ। ओके, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट बी है, इससे मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, और कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, N इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये हमारा पॉजिटिव चार्ज बनेगा, लेकिन कितनी पॉजिटिव चार्ज बनेगा, N पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप इसको कॉपी में लिखें, अच्छे से समझें, जो दिक्कत होती है आप मेरे से बात कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।